हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। अब हम आपको जीएसटी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शंस हैं गुड्स एंड सर्विस सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जर्नल सेल्स टैक्स या फिर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जीएसटी के फुल फॉर्म की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा। सेकंड पर आते हैं। आई होप आपको ये भी इसका आंसर पता होगा। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017 या 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पे देखिए 2017 है, इट मीन 2017 में आया था। अब आपको मंथ्स पता हो करना है क्योंकि डेट भी सबकी सेम है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द जीएसटी इज अ डुअल मॉडल ऑफ। अब इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल मॉडल किसका है? यूके, कनाडा, यूएसए, जापान या फिर चाइना। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे बात करें तो 3 कंट्री ऐसी हैं जो कि डुअल मॉडल पे चल रही हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें जो इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। जबकि देखिए फ्रेंड्स, ब्राजील जो है वो भी जीएसटी के डुअल कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, तो इंडिया, कनाडा एंड ब्राजील, ये 3 कंट्री हैं। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्स बेस्ड ऑन। अब जीएसटी माल और सेवा कर की खपत पर आधारित होता है। किस में? डेवलपमेंट के बेसिस पर, डिविडेंड के, डेस्टिनी, ड्यूरेशन या फिर डेस्टिनेशन के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जीएसटी कंजम्पशन की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, डेस्टिनेशन। अब ये डेस्टिनेशन किस तरह से होगा? तो देखिए फ्रेंड, जीएसटी जो होता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, जो कि लेविड होता है। जो भी हमारे एवरी वैल्यू एडिशंस जो भी होते हैं उस पर ये लेविड होता है। ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, मल्टी स्टेज है ये, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पे ई राइट आंसर होगा। ये बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज जीएसटी स्ट्रक्चर आज बेस्ड ऑन हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स। अब हमें स्ट्रक्चर बताने हैं कि इंडिया के जो जीएसटी स्ट्रक्चर हैं वो कितनी तरह के हैं, 6, 4, 3 या 5। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा 4। 4 स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अब आपको ये बताना है वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट है यहाँ पर हमारा, आप फर्स्ट नोट कर लीजिए, जीरो रेट। ठीक है, जीरो रेट। सेकंड है हमारा लोअर रेट। ठीक है, थर्ड आइए, थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, थर्ड है स्टैंडर्ड रेट। फोर्थ है हमारा यहाँ पे हायर रेट। ठीक है, ये 4 तरह की हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जीरो रेट, लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट और हायर रेट। ये चारों आप यहाँ पर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा अच्छे से। हो सकता है कि ये इसमें से आप भी कोई क्वेश्चन बन जाए कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा है द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी इज। अब सीजीएसटी की जो अधिकतम रेट है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। 28, 12, 18 या फिर 20। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम सीजीएसटी की, अब आपको फ्रेंड्स सबसे पहले ये पता होना चाहिए सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सेंटर कर लीजिए या फिर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी रेट पूछी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन से हमारे चारों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं गिवन है। सही ऑप्शन है हमारा 40%। मैक्सिमम रेट है 40% की सीजीएसटी के लिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है द मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी इज। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एसजीएसटी की क्या होती है। तो देखिए एसजीएसटी की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
ठीक है, क्या हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और देखिए यहाँ पर एक और आपको फुल फॉर्म दे रखी होगी, यूटीजीएसटी। तो देखिए यूटीजीएसटी जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, आप ये पूरा नाम लिख लीजिएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये इन दोनों की फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर मैक्सिमम रेट इनकी पूछी हुई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एसजीएसटी की रेट की बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा 20%। ये 20% होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हैं, ये तो सेंट्रल बेस्ड होते हैं, सेंट्रल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए जाते हैं उन सब के बेसिस पे लगाई जाती है। लेकिन यूटीजीएसटी के होते हैं, इसके अंदर जो भी हमारी सप्लाई होती है अल्कोहलिक लिकर की, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड, वो यूटीजीएसटी में शामिल नहीं की जाती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वो यूटीजीएसटी में शामिल नहीं की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें कोड्स पूछे हुए हैं, विच कोड इज यूज टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को जब क्लासिफाई करते हैं तो कौन सा कोड यूज करते हैं, आपको ये बताना है। HSN कोड, SAC और HSN, GST और SAC। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले सारे कोड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे SAC कोड दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। कई जगह आपको सर्विस मिलेगी तो आप देख लीजिएगा, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए ये एसएसी है, यहाँ भी एसएसी की यही फुल फॉर्म है। अब आप HSN की देख लीजिए, तो देखिए HSN की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। मैं ऊपर लिख देती हूँ नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग, नोमेनक्लेचर, CLATURE। ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, ये HSN की फुल फॉर्म है। जीएसटी की तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्लासिफाई करने की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि SAC और HSN होते हैं, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं जब हम गुड्स एंड सर्विस दोनों को क्लासिफाई करते हैं। जबकि SAC सिर्फ सर्विस से रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम गुड्स एंड सर्विस दोनों की बात करें, इसलिए ये दोनों कोड आएंगे हमारे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक और चीज आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये HSN जो होता है, HSN, इसके अंदर जो कोड होते हैं वो हमारे डिजिट्स में गिवन होते हैं। और ये डिजिट्स में कैसे होते हैं, ये 2 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, 6 डिजिट में होते हैं और 8 डिजिट में। ये इतने डिजिट में ये वाले कोड मेंशन किए जाते हैं, 2 4 6 8 के डिजिट में ये कोड होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब व्हाट डज आई इन दी IGST स्टैंड्स फॉर। अब IGST में आई का क्या मतलब है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर IGST में ऑप्शंस है इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल या फिर यहाँ पर इंट्रा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जो होते हैं, यहाँ पर ये बात की गई है कि IGST जो चार्ज किए जाते हैं, लेविड होते हैं, वो सेंट्रल के द्वारा होते हैं। और ये इंटर स्टेट सप्लाई जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की इंटर स्टेट में, उन पर ये चार्ज किया जाता है, तब ये यूज होती है IGST। ठीक है, इंटर स्टेट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे ट्रांजेक्शन्स, उसके बेसिस पर IGST को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़े बिल के क्वेश्चन हैं, वो हम कर लेते हैं। व्हाट इज द बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट किस तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो देखिए जो हमारे बिल रिसीवेबल अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें
ऑर्डर टू पे है, रिक्वेस्ट टू पे है, प्रॉमिस टू पे है और ऑल ऑफ दी है। तो फ्रेंड्स इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, प्रॉमिस होती है हमारी प्रॉमिसरी नोट में, और ऑप्शन इसलिए हमारा फोर्थ भी कट जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन है ऑर्डर टू पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री। अब इसमें से कौन सा बिल है जो कि ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है सेम कंट्री में, एक ही देश में कौन सा बिल तैयार और स्वीकार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है इंग्लैंड। ठीक है, और जो सेम कंट्री में ना होकर डिफरेंट कंट्री में होंगे तो वहाँ पे फॉरेन बिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रख लीजिए, यहाँ पे ट्रेड बिल है, तो ट्रेड बिल जो होता है वो ट्रेडिंग, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि दो पार्टीज के बीच में कोई भी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस होंगे वहाँ ट्रेडिंग बिल होगा। और जो फॉरेन बिल होता है वो अदर कंट्रीज के साथ जब हम डीलिंग करते हैं तब होता है। और एकोमोडेशन बिल एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करने के पर्पज से जब वो उसको बिल देता है तो एकोमोडेशन बिल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनकी मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं, हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन ड्रॉ करता है या लिखता है, क्रेडिटर, डेटर, होल्डर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बात करें तो जो होल्डर होता है, बिल का होल्डर है, वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब वो डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, हम यहाँ पे होल्डर की बात करें, होल्डर करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब उस पर्सन को क्या कहते हैं जो ड्रॉ करता है बिल को, ड्रॉअर, पे, ड्रॉई या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो बिल को ड्रॉ करता है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे उसको बोला जाता है ड्रॉअर, और जिसको बिल दिया जाता है वो कहलाता है ड्रॉई, और जो उसका पेमेंट लेता है उसको पेमेंट करता है वो बोलते हैं पे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है ड्रॉअर, जो ड्रॉ करता है यानी कि बिल को लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 एडिशनल डेज नोन एज दैट ड्रॉअर गिव्स टू द ड्रॉअर फॉर पेमेंट। यानी कि वो जो भी मेंशन मेच्योरिटी टाइम होता है, जैसे कि 3 महीने का टाइम है, उसमें जो 3 दिन एडिशनल उनको दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंडीशनल डेज, एडिशनल डेज, डेज ऑफ ग्रेस या फिर डेज ऑफ रिबेट। तो फ्रेंड्स उन 3 दिन को कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 15 मार्च को उसकी मैच्योरिटी होने वाली है बिल की, तो उसका पेमेंट कितना होगा, 18 मार्च। ठीक है, 3 दिन ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पर उनको बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। ऑप्शन नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। यानी कि बिना किसी शर्त के बिल कब स्वीकार किया जाता है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में, कंडीशनल, ब्लैंक या फिर जर्नल में। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बिना किसी कंडीशन के किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड और कंडीशनल दोनों एक ही को कहा जाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो नोन एज और रेफर्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही है, एक ही नाम से दोनों को जाना जाता है। अब इन दोनों में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि यहाँ तो बात की जा रही है विदाउट कंडीशन, लेकिन इन दोनों में ही कंडीशन होती हैं कि जैसे कि कितना सम, किस मोड से, कहाँ पे पेमेंट करना है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होते हैं। तो ए ऑप्शन कट गया, बी कट गया। ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है, ये एक्सेप्टेंस ब्लैंक पेपर पे दी जाती है, यानी कि आपका बिल ड्रॉ नहीं हुआ है उसी से पहले आपने एक ब्लैंक पेपर पे पहले से एक्सेप्टेंस दे दिया है। ठीक है, वो ब्लैंक एक्सेप्टेंस होती है। तो यहाँ पे विदाउट कंडीशन पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि हम आपका जर्नल एक्सेप्टेंस, बिना किसी एक्सेप्टेंस के दे रहे हैं बिल तो वो जर्नल एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं, when the bill is noted from the notary public it is known है, यानी कि जब नोटेड होता है नोटरी पब्लिक में तो उसको क्या कहा जाता है, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, एक्सेप्टिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है नोटिंग, और इसमें जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसको बोला जाता है नोटिंग चार्जेस। यानी कि इस पूरी प्रोसीजर में जितने जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उस एक्सपेंसेस को बोला जाता है कि नोटिंग चार्जेस लगे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मीन्स। यानी कि रिबेट के अंदर रिटायरिंग छूट के साधनों के तहत किसी विधेयक को क्या कहा जाता है, यानी कि मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाएगा,
डिसऑनिंग ऑफ अ बिल यानी कि बिल का डिसऑनर होना, मेकिंग अ पेमेंट ऑफ द बिल आफ्टर द ड्यू डेट यानी ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जब रिटायरिंग अ बिल अंडर डिबेट होता है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रिबेट पर देते हैं कोई भी बिल तो उसको कहा जाता है कि ड्यू डेट से पहले उसका पेमेंट किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। When a bill is discharged, the acceptor debits यानी कि जब हमारा बिल डिस्चार्ज किया जाता है तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा अकाउंट या फिर किस एंट्री को वो डेबिट करता है, क्रेडिटर्स अकाउंट को, कैश अकाउंट को, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने माइंड में एंट्री बनानी होगी। देखिए यहाँ पे बिल डिस्चार्ज की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जब वो बिल डिस्चार्ज करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा उसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा क्योंकि अब वो पे कर रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा क्योंकि उसकी तरफ से अब पेमेंट हो रहा है बिल का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस डेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज यानी कि जो बेस डेट या किसी भी चीज को हम बेस मानते हैं तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं, जीरो डेट, लीव डेट, वर्किंग डेज या फिर ग्रेस डेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेट की बात की जा रही है तो ये डेज तो कट गया, अब हमें इन दोनों में से बताना है क्या राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, लेकिन वो एग्जांपल कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स हमारे जब प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे बेस ईयर के बेसिस पर होते हैं। अब बेस ईयर यहाँ पे क्या माना गया है, 1971। तो फ्रेंड्स अगर हम 1971 की बात करें तो ये इससे पहले का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, ठीक है, इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाएगा। 1971 ये बेस ईयर माना गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं है तो ये डेट एक तरह से जीरो डेट की तरह मानी गई है क्योंकि इससे पहले के कोई भी टाइमिंग पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो 1971 एक तरह से हमारे लिए बेस पीरियड है, यानी कि उससे पहले का, जैसे कि आपने देखा होगा जीरो बजट होता है, ठीक है, एक और एग्जांपल हो गया वो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कॉमर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जीरो बेस बजट, ठीक है। तो जीरो बेस बजट में क्या होता है, आपने उस बजट को स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया है, उसके लिए आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का बजट हेल्प नहीं लिया है, यानी कि उस बजट को बनाने में आपने किसी भी चीज की हेल्प नहीं लिया, आपने उसको इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर किया है जिसको जीरो बजट कहते हैं, ठीक है। तो सेम ये उसी तरह से हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो डेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। नेक्स्ट है एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज। अब जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, मीन ड्यू डेट, मीडियन ड्यू डेट, मोड ड्यू डेट या फिर जीरो ड्यू डेट। तो देखिए यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट की बात की जा रही है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास 2 और 2 दे रखा है, ठीक है। अब 2 और 2 क्या होता है, 4। अब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आए, 2, यानी कि ये क्या है, हमारी एवरेज है। तो मीन वैल्यू भी हमारी इसी तरह से निकलते हैं, मीन और एवरेज दोनों का एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीडियन क्या होता है, मीडियन यहाँ पे 3 की वैल्यू को शो करता है। मोड का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंसी से आई है, ठीक है। तो एवरेज और मीन दोनों का मतलब सेम है। अब वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेटेड मीन, और इसके साथ ही आपने मीन के जो अलग से मेथड्स हैं वो भी पढ़े होंगे, तो उससे आप इजीली समझ गए होंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है अकाउंट्स करंट इज अ जर्नल इज। अब यहाँ पे ये बताया जो अकाउंट करंट है वो एक जर्नल है, आपको इसमें यस है या फिर फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, इसमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इसका ये पता होना चाहिए अकाउंट करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेलिंग की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है, उसके बिजनेस की, उसने पूरे साल में कितना काम किया है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेलिंग की जाती है स्टेटमेंट में, उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट। अब देखिए अकाउंट करंट यहाँ पे डिटेलिंग की जा रही है और समरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ये एक समरी स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट है, ना कि जर्नल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, फॉल्स। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, नया कॉन्सेप्ट था थोड़ा। नेक्स्ट है, विच इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर हमें ये बात बताना है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी क्रेडिटिंग जो क्लोजिंग स्टॉक होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको क्लोज करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट से, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से, रियलाइजेशन या फिर मैचिंग, यानी कि ये 4 कॉन्सेप्ट हैं। इसके बेसिस पर हमें कौन सा ऐसा हमें बेसिस लेना पड़ता है जिसमें हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को जमा करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस तरह, ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम, ठीक है, ये अमाउंट कॉलम, ये आपका अमाउंट कॉलम। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, टू परचेज, टू वेजेस, यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को शो करने का मतलब क्या होता है, आपको क्रेडिट करने का कि यहाँ का और यहाँ का दोनों का बैलेंस क्या है, इक्वल निकल कर आए, यानी कि क्या हो गया, मैचिंग करने के लिए। जब यहाँ पर ये दोनों चीज मैचिंग नहीं होंगी तो आपका ये जो अकाउंट है वो प्रिपेयर नहीं होगा। तो इन दोनों के अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी सेल्स है, वेजेस है, और जो भी आपका परचेज है, इन सब में का जो डिफरेंस है, यानी सेल कितनी हुई, परचेज और एक्सपेंसेस कितने हुए, उन सब के डिफरेंस, यानी कि बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह का एक और क्वेश्चन गिवन है। Assets in the balance sheet are shown at cost less depreciation rather than their replacement cost because of accounting convention। यानी कि फ्रेंड्स हिंदी में देख लीजिए, बैलेंस शीट में जो संपत्तियां होती हैं उनका लेखांकन सम्मेलन के कारण उनकी प्रतिस्थापना लागत के बजाय कम मूल्यांकन ह्रास पर दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, गोइंग कंसर्न से, मैचिंग से, रियलाइजेशन या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ पर भी ये इसलिए दिखाया जाता है, अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोइंग कंसर्न। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मूल्यह्रास हम कम क्यों दिखाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो भी हमारे पास असेट्स है उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होगी। अब ऐसा तो नहीं ना, हमने कोई प्लांट लगाया या फिर कोई मशीन ली, वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी, 10 या 20 साल तो उसकी लाइफ रहेगी। अब उसमें हम उसको ना उतने साल तक राइट ऑफ करेंगे, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। तो यानी कि एक तरह से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, हमें नहीं पता हमारा बिजनेस कल बंद होगा या कितने साल तक चलेगा, गोइंग कंसर्न की तरह है। तो उसी तरह से हमारी असेट्स भी हम यही मान के चलते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो असेट्स है वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी या फिर 5 साल तक रहेगी। हम उसको गोइंग कंसर्न की तरह करते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, जिससे कि अब हमें एग्जैक्ट टाइम वैल्यू नहीं पता उसकी कि वो कितने टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता आगे की जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है वो कैसी होगी, उसमें हमारी जो मशीनरी वर्क करेगी या नहीं। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर एक तरह से प्रोविजन बना के चलते हैं और एक आइडिया में लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड तक हमें फंड कलेक्ट करके रखना है नई मशीनरी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस होता है गोइंग कंसर्न, ये भी हमारे गोइंग कंसर्न के बेसिस पर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर हम अगर इसमें बात करें तो कौन से खातों की पुस्तकों में लिखते हैं या फिर एंट्री करते हैं। एक्सीलेंट मोरल ऑफ वर्कर्स की, क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, मैनेजिंग एबिलिटी ऑफ द मैनेजर या फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो देखिए अब यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की गई है और हम लिखते हैं कि किस बुक्स अकाउंट में हम इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की लागत को। क्योंकि देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, नियंत्रण से रिलेटेड नहीं है और ना ही प्रबंधन से। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है जो चीज हमारी मनी में डिनोट की जा सके। देखिए यहाँ पर मॉरल को मनी में हम नहीं कर सकते, क्वालिटी को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर मैनेजर की जो मैनेजिंग एबिलिटी ये भी मनी में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। जबकि जो मशीनरी की कॉस्ट है वो मनी में रिप्रेजेंट होती है कि इसकी इतना अमाउंट है इस मनी मशीनरी का, ठीक है। तो यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे एप्लीकेबल होता है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा।
फ्रेंड्स, इसमें आपको कन्वेंशंस जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और आपने देखा अभी हमने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस करे प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटिजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट। अब यानी कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है हम बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है जो कि फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, आकस्मिक है, कभी भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई भी अदर पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स आप मान के चलिए, ठीक है, तो उनको अपनी कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करना कंटिजेंट लायबिलिटी एक पार्ट होता है। यानी कि अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी आपकी कंपनी में है, ठीक है, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, उन लोगों को आपकी सही इंफॉर्मेशन मिल गई, उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट होता है कि आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने। इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी को फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिस्क्लोजर। अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप समझ लीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कंपनी के अंदर, वो आपका कंसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है कंपनी में, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, तो आपको डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है फॉलोइंग ईयर में। ऐसा नहीं है कि आपने उस नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा चेंज कर लिया। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको अडॉप्ट करने में। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है जो भी आप चीजें करेंगे वो मटेरियल बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप परमिट कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कंपनी में इफेक्ट कर रहा है, वो आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इससे एक्सेप्शन है। बाकी जो भी अगर ऐसी चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मटेरियलिटी के बेसिस का मतलब यही होता है, इररिलेवेंट नहीं है तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और रेलेवेंट है तो आप डिस्क्लोज करेंगे अंदर डिस्क्लोजर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे वो सारे हमारे अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है या फिर अनरियलाइज्ड गेन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। यानी कि आप प्रॉफिट और गेन को इग्नोर करेंगे, जबकि जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, फिर ये इस क्वेश्चन में आ गया। द पॉलिसी टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। यानी कि कोई भी प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो किस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं? कंसिस्टेंसी, तो ये नहीं होगा, अभी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था। डिस्क्लोजर, ये भी नहीं होगा। मैचिंग, ये भी नहीं होगा। आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे एंटिसिपेट प्रॉफिट होंगे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा एंटिसिपेट या अनरियलाइज्ड हमारा गेन है, वो सॉरी लॉस है, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। गेन प्रॉफिट को नहीं करेंगे, लॉस को करेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। यानी कि आमतौर पर राजस्व को उस समय माना जाता है जब वो अर्जित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इससे हमारी सेल इफेक्ट होगी, कैश रिसीव्ड होगा, प्रोडक्शन इज कंप्लीट है, या फिर गुड्स इज डिलीवर्ड। यानी कि इन चारों सिचुएशन में से ऐसी कौन सी सिचुएशन में है जब आप मानेंगे कि आपका रेवेन्यू जो है वो आपने अर्न कर लिया है? तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू अर्न का मतलब यहाँ पर ये होता है जब हमारा कैश रिसीव्ड हो गया, ये हम नहीं मानेंगे।
प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ये तो बिल्कुल ही इससे रिलेटेड नहीं है, एंड गुड से डिलीवर्ड, ये भी इससे रिलेटेड मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सेल इज अफेक्टेड, जो हमारी सेल इफेक्ट हो रही है, यानी कि आपने कोई भी माल किसी को बेच दिया, इट मीन्स आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। क्योंकि देखिए, जब आप किसी को माल बेचेंगे तो वो कभी ना कभी आपका पैसा वापस करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो फ्री में आपका माल ले लेगा। जब उसने आपका माल खरीदा है तो उसको पैसा भी वो उसका जरूर देगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपने उतने ही अमाउंट अर्न कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली बेसिस पर देखते हैं कि आपने कितनी अर्निंग की, तो आप कैसे चेक करते हैं कि आज हमने इतने प्रोडक्ट सेल कर लिए, यानी कि आज हमने इतना कमा लिया। अब उसमें से कुछ आपने कैश में दिए होंगे प्रोडक्ट, कुछ आपने क्रेडिट पे दिए होंगे, यानी कि कुछ आपने पैसे दे के लिए और कुछ आपने उधारी दे दिए। अब उधार दिए हैं तो इट मीन्स वो कल या परसों कभी ना कभी आपका पैसा उसका दे ही देगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपने जितना भी कैश पे किया हो सेल, चाहे क्रेडिट पे किया हो, वो सारा ही आपका अर्नड इन माना जाएगा, आपका रेवेन्यू माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेल इज अफेक्ट होगी। जो हमारी सेल अफेक्ट हो जाएगी तो हम मानेंगे कि हमारी जो रेवेन्यू है वो हमने अर्न कर लिया है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।